सुनील प्रेस क्लब के बाग में अपने हमपेशा लोगों के एक हुजूम में बैठा था। विस्की का दौर चल रहा था और मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद से देश में हुए और अभी भी हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों पर बड़ी गर्मागर्म बहस चल रही थी। सुनील के एक हाथ में ताज़ा सुलगाया लकी स्ट्राइक का सिगरेट था और दूसरे में स्कॉच विस्की का गिलास। वहां मौजूद दर्जन से ज़्यादा पत्रकारों में से किसी की भी औकात अपने पल्ले से स्कॉच विस्की पीने की नहीं थी, लेकिन हर कोई 5-5 6-6 पैक चढ़ा चुका था, सिवाय सुनील के, जिसके हाथ में कि अभी भी दूसरा ही पैक था और उसे खत्म करने का उसका फिलहाल कोई इरादा दिख नहीं रहा था। स्कॉच विस्की का वो जंगी दौर इसलिए चल रहा था क्योंकि उन लोगों के बीच में एक विदेशी पत्रकार मौजूद था, जिसका कि अपने दूतावास से भी किसी प्रकार का गठजोड़ बताया जाता था और सबको मालूम था कि बिल उसी ने अदा करना था। वेटर ड्रिंक्स का नया राउंड ले आया। सबके हाथों में विस्की के नए गिलास पहुंच गए। सुनील क्योंकि अभी अपना पहले वाला पैग ही लिए बैठा था, इसलिए मेज पर एक अतिरिक्त पैग दिखाई देने लगा। गुरुजी, योर ड्रिंक। उसके बगल में बैठा क्रॉनिकल का रिपोर्टर ललित बोला। बस यार, मुझे और नहीं चाहिए, सुनील बोला। वजह? मेरे कान में दर्द है, इसलिए विस्की हलक से नीचे नहीं उतर रही। ललित ने एक बार हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर ठठाकर हंसा। हमेशा अनोखी बात करोगे गुरुजी? सुनील मुस्कुराया। ललित की हंसी की आवाज सुनकर सबकी निगाह उसकी ओर उठ गई। आकाशवाणी के रिपोर्टर त्रिपाठी ने पूछा, क्या हुआ? ललित बोला, सुनील कह रहा है इसके कान में दर्द है, इसलिए विस्की इसके हलक से नीचे नहीं उतर रही। त्रिपाठी ने बड़े संजीदगी से पूछा, कौन से कान में दर्द है? सुनील हड़बड़ा कर बोला, बाएं में। अरे तो भाई दाएं कान से पी लो, हलक तक दोनों कानों से रूट है। सब ने एक गगनभेदी अट्टहास लगाया। सुनील ने भी हंसी में सबका साथ दिया, लेकिन अपने नए पैक की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। ललित ने एक ही घूंट में अपना नया पैक भी खाली किया और फिर इससे पहले कि किसी और को मेज पर उपेक्षित से पड़े सुनील के पैक का ख्याल आता, उसने उसे उठा लिया। फॉर योर हेल्थ गुरुजी, ललित बोला। ललित बोला। सुनील ने मुस्कुराकर अपने हाथ में थमे गिलास को उसके गिलास से टकराया। तभी अनायास ही सुनील की निगाह बार काउंटर की तरफ उठ गई। वहां काउंटर के सामने लगे 7-8 ऊंचे ऊंचे स्टूलों में से केवल एक पर एक आदमी बैठा था और बड़े भावहीन ढंग से उधर ही देख रहा था। वो ब्लास्ट का न्यूज एडिटर रॉय था। सुनील को अपनी ओर देखता पाकर उसने अभिवादन के रूप में अपना एक हाथ ऊपर उठाया। सुनील ने अपना विस्की का गिलास खाली करके मेज पर रख दिया और तुरंत वहां से उठ खड़ा हुआ। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो बार की तरफ बढ़ गया। सुनील जानता था कि रॉय यूं खामखा उस चंडू खाने में नहीं आता। साधारणतया उसके कदम प्रेस क्लब में तभी पड़ते थे जब वहां कोई लंचन मीटिंग या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसा ही और आयोजन होता था। यहां कैसे दादा? सुनील रॉय की बगल में स्टूल पर बैठता हुआ बोला। हेलो सुनील, रॉय तनिक मुस्कुरा कर बोला। कहीं मेरी तलाश में तो यहां नहीं आए हो? आज तुम ऑफिस नहीं आए? यानी कि मेरी ही तलाश में आए हो? रॉय ने एक सरसरी निगाह चारों तरफ दौड़ाई और फिर बोला, शाम को अच्छी रौनक रहती है यहाँ। फ्री लोडर्स की खपत जहां भी हो फ्री लोडर्स की खपत की जहां भी गुंजाइश हो वहां रौनक हो ही जाती है। रॉय हंसा। तभी बारटेंडर उनके सामने पहुंचा। साहब जो पीते हैं इन्हें दे दो भाई, रॉय बोला। बारटेंडर ने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। तुम क्या पी रहे हो? सुनील ने पूछा। ब्रांडी। साहब को एक लार्ज ब्रांडी दो और मुझे वही, सुनील ने बारटेंडर से कहा।
बारटेंडर सहमति में सिर हिलाता हुआ उनके पास से हट गया। मैं यूथ क्लब भी गया था। मेरी तलाश में? हाँ, रमाकांत बंबई गया हुआ है, इसलिए आजकल मैं वहां नहीं जाता। ओह, लेकिन किस्सा क्या है? क्या कोई खास बात हो गई है? बात है, लेकिन पता नहीं वो तुम्हें खास लगेगी या नहीं। तभी बारटेंडर उनके लिए ड्रिंक्स ले आया। रॉय के विरोध करने के बावजूद सुनील ने वाउचर पर खुद साइन किए। आओ, बाहर चलें। एकाएक रॉय स्टूल से नीचे उतरता हुआ बोला। बाहर कहाँ? लॉन में। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया और उसके साथ हो लिया। बाहर लॉन में कोई नहीं था। क्लब की इमारत की उनकी तरफ की दीवार पर एक इकलौता बल्ब जल रहा था, जो वहां का सारा अंधकार दूर करने में सर्वथा असमर्थ था। दोनों एक कोने में लगी टेबल पर पहुंचे। वो अगल बगल दो कुर्सियों पर बैठ गए। सुनील ने अपना गिलास मेज पर रखा और सिगरेट सुलगा लिया। बरसात के मौसम में मेरे जोड़ों में दर्द होने लगती है। रॉय आसमान पर छाए काले किसी भी क्षण फट पड़ने को तत्पर बादलों पर एक सरसरी निगाह डालता हुआ बोला। ऐसे में ब्रांडी बहुत राहत पहुंचाती है। सुनील व्यग्र भाव से बोला। दादा, मेरे सब्र का प्याला छलक रहा है। अब तुम मतलब की बात पर आ जाओ। तुम दफ्तर में कदम न रखो, इससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन बराए मेहरबानी अपनी खबर भिजवा दिया करो। रॉय बोला। ये तुम मतलब की बात पर आए हो? सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला। रॉय ने एक गहरी सांस ली। उसने एक बार कुर्सी में पहलू बदला और फिर बोला। इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा कि आजकल मादक पदार्थों का धंधा राजनगर में फिर जोर पकड़ रहा है। कुछ उड़ती उड़ती बातें मेरे कानों में पड़ी तो हैं। 5 साल पहले तुम्हें मालूम ही है कि राजनगर में यह धंधा बहुत पनपा था, बहुत फैला था। तब युवा वर्ग को बिगाड़ने वाले इस धंधे को संसद सदस्य मुकुट बिहारी गुप्ता की सरपरस्ती हासिल थी। लेकिन तब तुम्हारे ही प्रयत्नों से इस धंधे का समूल नाश हुआ था और मुकुट बिहारी गुप्ता को गिरफ्तारी से बचने के लिए समुद्र में छलांग लगाकर आत्महत्या करनी पड़ी थी। इतिहास छोड़ो दादा, आज की बात करो। मैंने अर्जुन को मौजूदा सिलसिले की टोह में लगाया था। अर्जुन, तुम जानते ही हो, अभी मुश्किल से 24 साल का है, इसलिए वो कॉलेजों के उन युवक युवतियों में बखूबी खप जाता है जिनकी दिलचस्पी कोकीन, हशीश, marijuana, LSD, हेरोइन जैसे भयंकर और जानलेवा नशों में पाई जाती है। ऐसे ही लोगों के साथ यारी दोस्ती बढ़ाकर वो रैम्बल नाम के एक ऐसे डिस्कोथेक में घुस पाने में कामयाब हो गया था, जो नाम से तो रेस्टोरेंट है लेकिन हकीकतन एक ऐसा अड्डा है जहां नौजवान युवक युवतियां मादक पदार्थों का आनंद लेने के लिए जमा होते हैं। जैसे 5 साल पहले क्रिस्टल क्लब की ओट में ब्लू रूम चलता था। एग्जैक्टली। अर्जुन उस डिस्कोथेक में गुप्त रूप से एक कैमरा ले जाने में कामयाब हो गया था और वहां की एक तस्वीर भी खींच लाया था। अच्छा। हाँ, लड़का होशियार है, तरक्की करेगा। रॉय ने अपनी जेब से 4x6 इंच के आकार की एक तस्वीर निकाली। उसने एक वितृष्णापूर्ण निगाह दूर दीवार पर जलते उस इकलौते बल्ब पर डाली, जिसकी रोशनी वहां तक बहुत कम पहुंच रही थी। फिर वो एकाएक उठता हुआ बोला। आओ, जरा रोशनी में चले। दोनों वहां से उठकर क्लब के बरामदे में आ गए। वहां रॉय ने सुनील को वो तस्वीर दिखाई। तस्वीर में चित्रित दृश्य सुनील के लिए नया नहीं था। वैसा ही दृश्य वो 5 साल पहले ब्लू रूम में देख चुका था, बल्कि नैना नामक एक ड्रग एडिक्ट युवती के साथ वो उसमें शामिल भी हो चुका था। इस तस्वीर में 15-16 युवक युवतियां, जिनमें से किसी की भी आयु 20 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी, बेतरतीबी से इधर उधर लुढ़के पड़े थे। सबकी आंखों में एक अजीब सी वहशी चमक थी और सबके चेहरों पर परमानंद ऐसे भाव थे जैसे वे हवाओं में उड़ रहे हों, बादलों के बिस्तरों पर लेटे हों
परियों और देवताओं के साथ अभिसाररत हो। इधर कोने में दीवार के साथ पीठ लगाए अधलेटी सी बैठी इस युवती को देखो। राय तस्वीर में एक स्थान पर उंगली रखता हुआ बोला। सुनील ने देखा जिस युवती की तरफ रॉय का इशारा था वो काफी खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें उसके दक्षिण भारतीय होने की चुगली कर रहे थे। वो एक बेल बॉटम जीन और छोटी सी मर्दाने ढंग की कॉलरों वाली कमीज पहने थी। कमीज के सामने के सारे बटन खुले थे। उसके समीप बड़ी अटपटी सी मुद्रा में एक युवक बैठा था। उसका एक हाथ युवती की कमर पर लिपटा हुआ था तथा दूसरा उसकी जीन से मड़ी टांग पर रखा हुआ था। दोनों अपने आसपास के माहौल से अपने आप से बेखबर किसी और ही दुनिया में पहुंचे हुए मालूम होते थे। इतने जनों में से खास तौर से यही लड़की तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? सुनील ने पूछा। आओ वापस चलकर बैठे। दोनों वापस लॉन में आ बैठे। रॉय ने अपनी ब्रांडी की एक चुस्की ली और धीरे से बोला, इस लड़की को मैं पहचानता हूं। इसका नाम जया मालिनी है। तुम कैसे पहचानते हो? सुनील ने पूछा। सुनील, यह रामाराव की लड़की है। हमारा रामाराव? हाँ, हाल ही में बेचारे की जिंदगी में कैसी ट्रेजेडी हुई है तुम जानते ही हो। सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। रामाराव ब्लास्ट का फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट था, इसलिए अधिकतर विदेश में ही रहता था। सुनील कोई 10 साल पहले लंदन में उससे पहली बार मिला था। सुनील को वो 31 साल के लंबे चरहरे चश्माधारी युवक के रूप में याद था। हाल ही में उसकी पत्नी की बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी। किचन में गैस का सिलेंडर फट गया था, जिसकी चपेट में आ जाने की वजह से बेचारी के पुर्जे उड़ गए थे। तब रामाराव वाशिंगटन में था। पत्नी की मौत की खबर सुनकर वो लौटा था तो तभी सुनील ने उसे दोबारा देखा था और उसे मालूम हुआ था कि अब वो 2 बड़े बड़े बच्चों का बाप था। बच्चों की सूरत की तरफ सुनील ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो तस्वीर की लड़की को रामाराव की लड़की के रूप में पहचान नहीं सका था। मैंने जया मालिनी को और इसके इससे 2 साल बड़े भाई को अशोकन को 6 महीने पहले इनकी मां की मौत के हादसे के दौरान ही देखा था। लेकिन जब अर्जुन ये तस्वीर मेरे पास लाया तो मैं रामाराव की लड़की को फौरन पहचान गया था। सुनील, मुझे बड़ा दुख हुआ। जाहिर है कि बिन मां की बेटी बाप की गैरहाजिरी में बुरी सोहबत में पड़कर बिगड़ी जा रही है और तबाही के रास्ते पर बढ़ रही है। लड़की रहती कहाँ है? हॉस्टल में। कौन से हॉस्टल में? विवेकानंद कॉलेज के हॉस्टल में, जहां की ये पढ़ती है। यहां रामाराव का कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं। ओह। एक क्षण खामोशी रही। सुनील ने विस्की का एक घूंट पिया और सिगरेट का कश लिया। उम्र कितनी है इसकी? एकाएक सुनील ने पूछा। मुश्किल से 17 साल। इसी साल कॉलेज में भर्ती हुई है। तौबा। राय ने भी चिंतित भाव से गर्दन हिलाई। और भाई इसका? वो अपनी छोटी बहन की कोई निगरानी नहीं रखता? लड़का यहां नहीं रहता। वो पिलानी में इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। तुमने इस संदर्भ में कुछ किया? क्या मतलब? तुम लड़की को जानते हो, तुमने उससे संपर्क स्थापित किया? लड़की से मैं नहीं मिला। मुझे उससे ऐसी किसी बात का जिक्र करने में भी झिझक होती थी। ये तस्वीर उसे दिखाने के तो ख्याल से ही मुझे शर्म आने लगती थी, लेकिन मैंने अर्जुन को कहा था कि वो कुछ पूछताछ करे। अर्जुन उससे मिला था, मेरा हवाला देकर मिला था। लड़की अर्जुन से बहुत खफा हुई थी। उसने अर्जुन को कहा था कि उसने मादक द्रव्यों के सेवन करना तो दूर, कभी उनके बारे में सोचा तक नहीं था। अर्जुन ने उसे ये तस्वीर नहीं दिखाई? नौबत ही नहीं आई। लड़की ऐसी बिफरी कि उसने अर्जुन से आगे बात करना तक गवारा नहीं किया। अर्जुन पिटा सा मुंह लेकर लौट आया। फिर फिर इसके हॉस्टल के वार्डन से और इसके कॉलेज की इसकी एक प्रोफेसर से मैं खुद मिला।
मैंने दोनों महिलाओं को बताया कि जया मालिनी जैसी कमसिन खानदानी लड़की ड्रग एडिक्ट बन गई थी या बनती जा रही थी। दोनों ने ही मेरी बात पर कतई विश्वास नहीं किया। मुझे यही सुनने को मिला कि ये सच था कि कॉलेज के छात्रों में मादक पदार्थों के सेवन की लत जोर पकड़ रही थी, लेकिन जया मालिनी वैसे सस्ते आनंद की अनुभूति के पीछे भागने वाली गैर जिम्मेदार और लड़की नहीं थी। मुझे यह भी बताया गया कि वो बहुत मेधावी छात्रा है, हमेशा फर्स्ट आती है। एक तो उसकी पढ़ाई में इतनी लगन है, ऊपर से मुझे यह भी बताया गया कि वो स्पोर्ट्स में भी भारी दिलचस्पी रखती है। वो स्विमिंग की चैंपियन है और बहुत होनहार टेनिस प्लेयर है। वे दोनों प्रोफेसर महिलाएं बहुत जोर देकर कह रही थी कि वे कभी नहीं मान सकती कि जया मालिनी ड्रग एडिक्ट थी या ड्रग्स में दिलचस्पी रखती थी। तुमने उन्हें ये तस्वीर दिखाई होती? मैंने दिखाई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी यही कहा कि जो कुछ मैं कह रहा था वो संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि वो तस्वीर जरूर जया मालिनी की शक्ल से मिलती जुलती शक्ल वाली किसी और युवती की तस्वीर थी। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। क्या? कि वो लड़की शायद उस एक ही बार रैम्बल में गई थी जबकि वो अर्जुन की खींची तस्वीर के फ्रेम में आ गई थी। जो कुछ लड़की ने वहां देखा और किया वो शायद बाद में उसे पसंद नहीं आया और शायद फिर दोबारा कभी उसने उधर का रुख नहीं किया। बुरी सोबत का असर बहुत बुरा होता है। शायद वो बुरी सोबत में पड़कर केवल एक बार रैम्बल में गई थी। वो तो एक कम उम्र नादान लड़की है। ऐसा आम देखने में आया है कि बड़े से बड़े साधु महात्मा को जिंदगी में भी कभी ना कोई ऐसी नामुराद घड़ी जरूर आ जाती है जब वो शैतान बन जाता है। जिस घड़ी अर्जुन ने ये तस्वीर खींची वो शायद उस लड़की की बदकिस्मती की इकलौती घड़ी थी। शायद, राय अनिश्चित स्वर में बोला। या शायद वो पकड़ी जाने की बदनामी से भयभीत हो गई और दोबारा ऐसे किसी सिलसिले में शामिल होने का उसका हौसला ही ना हुआ। शायद इसलिए उसकी वार्डन को और कॉलेज के प्रोफेसर को कुछ मालूम ना हो सका और वे इस बात पर जोर देती रही कि जया मालिनी ऐसी लड़की थी ही नहीं। सुनील, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत होशियार और चालाक होती जा रही है। यह भी तो हो सकता है कि जिस लड़की को मैं बहुत भोली भाली और मासूम समझ रहा हूं उसे कॉलेज की और उसके शरारती माहौल की ऐसी हवा लग चुकी हो कि वो परों पर पानी न पड़ने दे रही हो सकता है। सुनील ने स्वीकार किया। वैसे भी अपने गुनाह को, अपनी गलती को अपनी जुबान से कौन मानता है? एग्जैक्टली। तुम मुझसे क्या चाहते हो? यही कि तुम मालूम करो कि क्या लड़की वाकई पतन के रास्ते पर जा रही है, और अगर ऐसा है तो उसको उबारने के लिए कुछ करो। सुनील, वो हमारे सहयोगी पत्रकार की लड़की है। रामाराव की गैर हाजिरी में उसकी औलाद के लिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। वो तो है। रॉय ने ब्रांडी का आखिरी घूंट हलक से नीचे उतारा और गिलास परे सरका दिया। रैम्बल की पुलिस को खबर है? मालूम नहीं, लेकिन जब यह सिलसिला आज भी चल रहा है तो दो ही बातें हो सकती हैं। या तो पुलिस को अभी खबर नहीं, या फिर रैम्बल में वो नापाक धंधा चलाने वालों ने पुलिस प्रोटेक्शन खरीदी हुई है। अगर हम अखबार में रैम्बल के बारे में छापें तो उसके संचालक चेत जाएंगे और पुलिस की ओर से कोई एक्शन होने से पहले अपना धंधा कहीं और उठाकर ले जाएंगे। हम पुलिस को टिप दे सकते हैं। उससे क्या होगा? रैम्बल में ड्रग पेडलिंग बंद हो जाएगी। लेकिन मेरे सुनने में तो ये आया है कि राजनगर में ऐसे कई अड्डे हैं और उनका संचालन एक ही आदमी के हाथ में है। एक अड्डे को चलाने वाले लोग पुलिस के हाथ में आ जाएं तो उनसे बाकी अड्डों के बारे में और उनके संचालकों के बारे में भी कुबुलवाया जा सकता है। जरूरी नहीं है। यही जरूरी नहीं कि एक अड्डे से पकड़े गए लोग इतना तक भी जानते हों कि कोई और अड्डा भी है। लेकिन ये पक्की बात है कि और भी कई अड्डे हैं। अर्जुन को तो ऐसा ही मालूम हुआ है। अर्जुन और अड्डों के बारे में कुछ नहीं जान पाया? नहीं।
क्यों? लगता है कि वो बदमाशों की निगाहों में आ गया था। वो तो कहता है कि अब वो शायद रैम्बल में भी दोबारा न घुस पाए। अगर ऐसी बात है तो इस बात की गारंटी समझो कि रैम्बल अब निर्दोष सा लगने वाला रेस्टोरेंट ही रह गया होगा। वहां से मादक द्रव्यों का धंधा कब का लपेटा जा चुका होगा। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसी बातों का जाती तजुर्बा है। ओह। वैसे अर्जुन आजकल कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं। मतलब? वो घर पर बीमार पड़ा है, उसे मलेरिया हो गया है। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा? इरादा बड़ा नेक है दादा। मादक पदार्थों का व्यवस्थित धंधा अगर इस नगर में फिर शुरू हो गया है तो समझ लो तुम्हारा ये बालक भी इसी क्षण से कमर कसकर उसका पुलिंदा बांधने में जुट गया है। हमारे युवा वर्ग को हमारे युवा वर्ग की नसों में जहर भरकर दौलत कमाने वाले इन लोगों से मुझे दिली नफरत है। मादक पदार्थों का धंधा करने वाले हर आदमी को मैं अपना जाति दुश्मन मानता हूँ और उसका सफाया करना अपना पहला फर्ज समझता हूँ। रामाराव की लड़की अगर ड्रग एडिक्ट बन नहीं गई है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। थैंक यू। रॉय ने शांति की गहरी सांस ली। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। सुनील ने पहले अपना गिलास खाली किया और फिर सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे एक और उछाल दिया। इसी बात पर एक एक जाम और हो जाए, रॉय बोला। नहीं। सुनील उठ खड़ा हुआ। अब मुझे फुर्सत नहीं। मैंने कहा ना, जहर बेचने वालों के खिलाफ अभी से एक्शन शुरू। रॉय खामोश रहा। मैं चला। रॉय ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील उसे वहीं बैठा छोड़कर वहां से विदा हो गया। अगला दृश्य। सुनील धर्मपुरे के इलाके में पहुंचा। वहां इरफान अली का मोटर मैकेनिक गैराज तलाश करने में उसे कोई दिक्कत न हुई। रात के 9 बज चुके थे लेकिन गैराज में अभी भी काम हो रहा था। जोसेफ है? उसने कार की बॉडी पर पॉलिश रगड़ते हुए छोकरे से पूछा। उस स्टेशन वैगन के नीचे। छोकरे ने बिना सुनील की ओर निगाह उठाए गैरेज में खड़ी इकलौती स्टेशन वैगन की तरफ संकेत कर दिया। सुनील स्टेशन वैगन के पास पहुंचा। उसे स्टेशन वैगन के नीचे से झांकती किसी की टांगें दिखाई दी। उसने हुड पर दस्तक दी। क्या है? स्टेशन वैगन के नीचे से एक भारी सी आवाज आई। जोसेफ? हाँ। जरा बाहर निकलो। मोबिल ऑयल और ग्रीस से काला हुआ ओवरऑल पहने एक आदमी स्टेशन वैगन के नीचे से बाहर निकला। वो एक लगभग 40 साल का भारी भरकम जिस्म वाला आदमी था। उसकी आंखें बुझी बुझी सी थी और चेहरे पर वक्त की बेपनाह मार के कई अवशेष दिखाई दे रहे थे। उसने 5-6 दिन से शेव नहीं की लगती थी और ऊपर से गाड़ियों की कालिख की वजह से उसका चेहरा और भी काला हुआ था। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। सुनील ने स्टेशन वैगन के हुड के साथ टेक लगा दी और जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने देखा जहां स्टेशन वैगन खड़ी थी वहां आसपास कोई नहीं था। हेलो जोसेफ। वो सिगरेट के पैकेट को अपने विशिष्ट अंदाज से झटकता हुआ मीठे स्वर में बोला। हेलो। जोसेफ उलझनपूर्ण स्वर में बोला। पैकेट झटकने से उसमें से एक सिगरेट आधा बाहर निकल आया। उसने पैकेट जोसेफ की तरफ बढ़ाया और बोला, सिगरेट? जोसेफ हिचकिचाया। अरे लो ना। सुनील आग्रहपूर्ण स्वर में बोला। जोसेफ ने पैकेट से सिगरेट खींच लिया। सुनील ने एक सिगरेट खुद भी लिया और फिर लाइटर निकालकर पहले जोसेफ का और फिर अपना सिगरेट सुलगा लिया। काफी रात गए तक काम करते हो? 10 बजे तक। सुनील ने एक बार फिर गौर से जोसेफ के भावहीन चेहरे को देखा और फिर बोला, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। अपुन ने नहीं पहचाना साहब। एक बार फिर से देखो, पहचान जाओगे।
ऐसी आसानी से भुला दी जाने वाली सूरत नहीं है मेरी। साहब, मैं जेल से कब छूटे? जोसेफ बौखलाया, अपने व्याकुल भाव से अपने चारों तरफ देखा। ओह, सुनील अर्थपूर्ण स्वर में बोला, यानी कि इरफान अली को मालूम नहीं कि तुम सजा याफ्ता मुजरिम हो? साहब, वो दबे स्वर में बोला, चाहते क्या हो? क्यों खाली पीली अपन के लिए मुश्किल खड़ी करते हो? मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहता, उल्टे ये मुमकिन है कि शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। चाहते क्या हो? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं कि तुम ये झूठ बोलना बंद करो कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। जिस आदमी की वजह से मैंने 3 साल की जेल काटी, उसकी सूरत क्या मैं इतनी आसानी से भूल सकता हूं? दैट्स बेटर। लेकिन जोसेफ, जेल तुमने मेरी वजह से नहीं काटी, अपने कुकर्मों की वजह से काटी है। जैसी मेहनत की कमाई आज कर रहे हो वैसी तब कर रहे होते जब तुम क्रिस्टल क्लब वाले एल्बर्ट के गैंग में शामिल थे, तो जेल जाने की नौबत ही आती क्यों? पुरानी बातें छोड़ो साहब, मतलब की बात करो। जोसेफ, सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला, मैं इतनी दूर से तुम्हारे पास चलकर आया हूं, क्या एक कप चाय के लिए भी नहीं पूछोगे? जोसेफ कुछ क्षण चेहरे पर अनिश्चय के भाव लिए सुनील के सामने ठिठका खड़ा रहा। फिर वो निर्णयात्मक स्वर में बोला, आओ। सुनील उसके साथ हो लिया। गैराज के समीप ही एक चाय की दुकान थी। दोनों दुकान के भीतर जाकर बैठने के स्थान पर दुकान के सामने पड़े बेंच पर बैठ गए। जोसेफ के आदेश पर एक छोकरा 2 गिलासों में चाय ले आया। सुनील ने चाय का एक घूंट पिया और संतोषपूर्ण ढंग से सिर हिलाता हुआ बोला, अच्छी चाय है। जोसेफ खामोश रहा। सुनील ने लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। सिगरेट और लो। जोसेफ ने सिर हिला दिया, इनकार में सिर हिला दिया। बोला, स्टेशन वैगन आज ठीक करके ही घर जाना है मैंने। ओह, हाँ हाँ। उसने अपना चाय का गिलास अपने और जोसेफ के बीच बेंच पर रख दिया और सिगरेट सुलगा लिया। जोसेफ, सुनील बड़े गौर से उसे देखता हुआ बोला, तुम्हारा पुराना धंधा राजनगर में फिर जोर पकड़ ला है, इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा। मुझे कैसे मालूम होगा? जोसेफ उखड़े स्वर में बोला, उस धंधे से मेरा अब कोई वास्ता नहीं है। शायद हो। नहीं है। सुनील को वो सच बोलता लगा। फिर भी मालूम हो सकता है। मुझे नहीं मालूम। देखो, तुम बहुत लंबे अरसे तक ड्रग पेडलर रहे हो। जो धंधा तुम आज कर रहे हो वो तुम्हारे लिए नया है, लेकिन जो धंधा तुम अपने कथनानुसार छोड़ चुके हो वो तुम्हारे खून में बसा हुआ है। अपने पुराने धंधे से तुम किनारा कर सकते हो, लेकिन अपने पुराने धंधे में अभी भी लगे अपने यार दोस्तों की सोबत से तुम किनारा नहीं कर सकते। कर भी सकते हो तो सबसे नहीं कर सकते। इंसान एक सामाजिक प्राणी है जिसकी खपत अपने ही किस्म के लोगों में ज्यादा सहूलियत से होती है। मैं ये हरगिज नहीं मान सकता कि उड़ती उड़ती भी ये बात तुम्हारे कानों तक ना पहुंची हो कि मादक द्रव्यों का तुम्हारा पुराना धंधा राजनगर में फिर जोर पकड़ रहा है। मेरे ख्याल से तो तुम्हारे पुराने कदरदान तो आ आकर तुम्हें ये राय भी देते होंगे कि तुम अपना मोटर मैकेनिक का ये फटीचर धंधा छोड़ो और फिर से उनके साथ काम करना शुरू कर दो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ तो झूठ ही सही। मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार मत करो जोसेफ। साहब, आप चाहते क्या हो? जानकारी। कैसी जानकारी? जो तुम्हें मादक पदार्थ जो तुम्हें मादक पदार्थों के राजनगर में फिर से शुरू नए धंधे के बारे में है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। जोसेफ, सुनील प्यार भरे स्वर में बोला, क्या वाकई इरफान अली को मालूम नहीं कि तुम सजा याफ्ता मुजरिम हो? तुम्हें इससे मतलब?
मैं इरफान अली को जानता हूँ। वो बड़ा नेक नीयत और खुदा का खौफ करने वाला इंसान है। खुदा का खौफ करने वाले इंसान को समाज का और पुलिस का भी बड़ा खौफ होता है। अगर उसे तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाए तो मुमकिन है वो तुम्हें नौकरी से निकाल दे। साहब, वो आवेशपूर्ण स्वर में बोला, तुम तो, और यहाँ आने से पहले मैं तुम्हारे घर होकर आया हूँ। सुनील ने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका और अपनी बात कहता रहा। तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हारा मकान मालिक आज तुम्हारे घर ही बैठा हुआ था। वो कह रहा था कि आज वो अपना किराया लिए बिना वहां से हिलने वाला नहीं था। उसके साथ में उसके कुछ हिमायती भी थे। वो कह रहा था कि आज अगर उसे किराया नहीं मिला तो तुम्हारे बर्तन भांडे सड़क पर फिकवा कर ही वहां से जाएगा। मैंने इरफान अली से थोड़ा सा इरफान एडवांस मांगा है। आज मैं उसे 1 महीने का किराया दे दूंगा। लेकिन वो तो 4 महीने का किराया बकाया बताता है। जोसेफ के चेहरे पर चिंता और निराशा के बड़े गहरे भाव प्रकट हुए। तुम पहले मेरे घर क्यों गए थे साहब? एकाएक उसने पूछा। क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुमसे घर पर ही मुलाकात हो जाएगी। तुमको मालूम था मैं यहाँ काम करता हूँ? हाँ। अब तुम मेरी नौकरी छुड़ाने का सामान करने आए हो? नहीं। और तुम्हारा मकान मालिक भी मेरे से पहले तुम्हारे घर से विदा हुआ था। कैसे? मैंने उसे 4 महीने का बकाया किराया चुकता कर दिया था और अपने 2 महीने का एडवांस, अगले 2 महीने का एडवांस भी दे दिया था। क्या? और जो रकम आज तुमने इरफान अली से हासिल की है उससे अपनी लड़की का कोई मुनासिब इलाज करवाओ। बेचारी बहुत बीमार है, उसे किसी अच्छे डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। जोसेफ ने अपनी चाय का 3/4 भरा हुआ गिलास बेंच के नीचे जमीन पर रख दिया। अब चाय में लगता था कि उसकी कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी। उसने सुनील की तरफ देखा। एक बार की तो सुनील को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे हों, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कुछ क्षण अपने गले में लटकते क्रॉस को टटोलता हुआ यूं दांत भींचे जा रहा था जैसे वो भीतर ही भीतर अपने आंसू पीने की कोशिश कर रहा हो। तुमने ऐसा क्यों किया साहब? अंत में वो तनिक अस्थिर स्वर में बोला। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन, और अगर कुछ किया भी है तो क्या हुआ? जरूरत के वक्त दोस्त ही दोस्त के काम आता है। मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हुआ? तुमने तो मुझे जेल भिजवाया था। जोसेफ, वो बात बीत गई है, उसका पीछा छोड़ो। मैं पहले ही कह चुका हूं, जेल तुम्हें मैंने नहीं, तुम्हारे कुकर्मों ने भिजवाया था। जोसेफ फिर खामोश हुआ। थोड़ी देर बाद जब वो बोला तो उसका स्वर बहुत धीमा था। जो जानकारी तुम चाहते हो साहब, वो मुझे उतनी नहीं जितनी कि तुम समझते हो कि मुझे है। जो कुछ जानते हो वही बताओ। वो सोच में पड़ गया। मसलन रैम्बल नाम के डिस्कोथेक के बारे में कुछ जानते हो? उसने हिचकिचाते हुए सिर हिलाया। क्या? ये यूनिवर्सिटी कैंपस के पास एक ताज़ा खुला डिस्कोथेक है जहाँ ज़्यादातर कॉलेज के विद्यार्थी ही जाते हैं। लेकिन वहाँ वो सब सिलसिला भी चलता है जो 5 साल पहले क्रिस्टल क्लब की ओट में ब्लू रूम में चलता था। हाँ। गुड। आगे? मुझे मालूम हुआ है कि रैम्बल जैसे ही और 2 ठिकाने भी चालू हैं शहर में, और ये भी सुनने में आया है कि ड्रग पेडलिंग के ऐसे और भी ढके छुपे अड्डे अभी शहर में खुलेंगे। जो 2 और ठिकाने खुल चुके हैं वो कहाँ हैं? एक हरनबी रोड पर कॉफी शॉप है। नाम बोलो। किसका? उस कॉफी शॉप का। यही नाम है, कॉफी शॉप। ओह। और दूसरा ठिकाना? दूसरा ठिकाना मैजेस्टिक सर्कल पर है। वैसे वो बनारस वाले की चाट पकौड़ी की दुकान के नाम से मशहूर है, लेकिन वहां भी ट्रिप का पूरा इंतजाम है।
और जो ठिकाने खुलने वाले हैं उनके बारे में मुझे कतई कुछ नहीं मालूम। मालूम कर सकते हो? अपनी तरफ से कोशिश हरगिज नहीं करूंगा, लेकिन अगर खुद ब खुद कुछ मालूम हो गया तो बात दूसरी है। तब तो तुम मुझे खबर कर दोगे। हाँ। इतने ज्यादा ठिकाने खोलने के पीछे मकसद क्या है? जाहिर है कि पुलिस की निगाहों में आने से बचना। एक ही जगह मेला लग जाने से तो लोगों का ध्यान वैसे ही उस तरफ जा सकता है। इसी तरह इकलौता ठिकाना पुलिस की निगाहों में भी फटाफट आ जाता है। ये तो बड़ा ऑर्गेनाइज सिलसिला हुआ। वो तो है ही। ऑर्गेनाइज सिलसिलों का कोई ऑर्गेनाइजर भी होता है। सुनील बड़ी अर्थपूर्ण निगाहों से उसकी तरफ देखता हुआ बोला। मैं तुम्हारा इशारा समझ गया साहब, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ऑर्गेनाइजर कौन है। कोई उड़ती उड़ती बात सुनी हो? केवल इतना सुना है कि वो काम किसी लोकल आदमी का नहीं है। सुना है बाहर से कोई बड़ा बॉस आया है जिसका माफिया तक से गठजोड़ बताया जाता है। जोसेफ, बाहर से आया आदमी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, और कितने ही आदमी वो अपने साथ लेकर क्यों ना आया हो, ऐसे मामलों में वो इस धंधे में लगे या इस धंधे से उखड़े स्थानीय लोगों की मदद के बिना काम नहीं कर सकता। तुम ठीक कह रहे हो साहब। यहाँ का कोई आदमी तो तुम्हारी जानकारी में जरूर होगा जो बाहर से आए लोगों को यहाँ पांव जमाने में मदद कर रहा हो। जोसेफ हिचकिचाया। जोसेफ, अगर कुछ जानते हो तो मुझसे छिपाओ नहीं। जो जानते हो बेहिचक कहो। मैं किसी को नहीं बताने जा रहा हूं कि अगर मुझे कुछ मालूम है तो वो तुमने बताया। साहब, जोसेफ पहले से भी ज्यादा धीरे से बोला। एल्बर्ट। क्या एल्बर्ट? उसका गठजोड़ बाहर से आए लोगों से है। तुम किस एल्बर्ट की बात कर रहे हो? हम दोनों एक ही एल्बर्ट को जानते हैं। क्रिस्टल क्लब वाला, तुम्हारा भूतपूर्व बॉस? हाँ, लेकिन वो तो जेल में है। उसे तो उम्र कैद की सजा हुई थी, संसद सदस्य मुकुट बिहारी गुप्ता की लड़की रंजीता गुप्ता के कत्ल के इल्जाम में। तुम्हें गलती लग रही है साहब। वो कत्ल दिलावर ने किया था। उम्र कैद की सजा दिलावर को हुई थी। एल्बर्ट को 5 साल की सजा हुई थी। तुम्हारा मतलब है कि एल्बर्ट भी सजा काटकर बाहर आ चुका है? हाँ, 4 महीने हो गए उसे बाहर आए। बाहर आते ही वो अपने पुराने धंधों में लग गया? लगा नहीं, लगा दिया गया। एक ही बात है। आजकल रहता कहाँ है वो? ये तो मुझे नहीं मालूम। उसका कोई पता ठिकाना? नहीं मालूम। दिलावर की तरह तुम भी एल्बर्ट के खास आदमी हुआ करते थे। जब वो जेल से बाहर निकला और फिर अपने पुराने धंधों में लग गया तो उसने तुम्हें भी उसी धंधे में खींचने की कोशिश नहीं की थी? की थी, लेकिन मैं इस धंधे से किसी भी तरह के गैर कानूनी धंधे से हमेशा के लिए किनारा कर चुका हूं। अब मैं एक शरीफ और ईमानदार आदमी की जिंदगी बसर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। एल्बर्ट तुम्हारे पास खुद आया था या उसने किसी को भेजा था? वो खुद आया था। फिर तो उसने अपना कोई ना कोई ठिया ठिकाना तुम्हें जरूर बताया होगा। इसलिए? इसलिए कि अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो तुम उससे संपर्क स्थापित कर सको। जोसेफ कुछ क्षण यूं ही खामोश बैठा रहा, जैसे अपने दिमाग पर जोर दे रहा हो। सुनील की आशापूर्ण निगाहें उसके चेहरे पर टिकी रही। एल्बर्ट ने कहा था, अंत में जोसेफ बोला, कि रात को अक्सर वो जॉन बॉस्को के बारे में होता है। कौन जॉन बॉस्को? वो रौनक बाजार वाला गोवानी? वही। हम्म। अब एक आखिरी बात बताओ। पूछो।
इस सिलसिले में अगर तुम्हारे हाथ कोई जानकारी लगे तो वो मुझ तक पहुंचाने की मेहरबानी करोगे? अगर खामखा कोई जानकारी हासिल हो गई तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं अपनी ओर से कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं करूंगा। मंजूर। सुनील उठ खड़ा हुआ। उसने जोसेफ की तरफ हाथ बढ़ाया। जोसेफ ने उसका हाथ थाम लिया। शुक्रिया जोसेफ। एक मेहरबानी करना साहब, जोसेफ विनीत भाव से बोला। क्या? कभी किसी से यह मत कहना कि इस सिलसिले में मैंने आपसे कोई बात की थी। अगर एल्बर्ट को पता लग गया तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं। तुम चिंता मत करो, किसी को भनक तक नहीं पड़ेगी कि तुमने मुझे कुछ बताया है। और साहब, मेरे मकान मालिक को जो पैसा आपने दिया है वो मैं बहुत जल्दी चुकता कर दूंगा। वो बातें छोड़ो और अपनी लड़की की फिक्र करो, वो वाकई बहुत बीमार है। जोसेफ ने सहमति में सिर हिलाया। भविष्य में भी मेरी किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो निसंकोच मेरे पास चले आना। शुक्रिया साहब। जोसेफ ने सुनील का हाथ एक बार जोर से दबाकर छोड़ दिया। सुनील वहां से विदा हो गया। अगला दृश्य। सुनील रौनक बाजार पहुंचा। उसने जॉन बॉस्को के बारे में उसने जॉन बॉस्को के बार में कदम रखा। बार में काफी रौनक थी। बार काउंटर के पीछे स्वयं जॉन बॉस्को मौजूद था। वो एक लंबा दुबला पतला लेकिन कम से कम 6 फुट लंबा गोवानी था। सुनील उसे खूब पहचानता था। मीना मर्डर केस के सिलसिले में हाल ही में उसकी उससे मुलाकात होकर हटी थी। सुनील लंबे डग भरता हुआ बार काउंटर पर पहुंचा। हेलो बॉस्को, वो मीठे स्वर में बोला। बॉस्को ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही बॉस्को के नेत्र सिकुड़ गए, लेकिन वो बड़े संयत स्वर में बोला, हेलो बॉस, क्या पेश करूं? जो जी में आए पेश कर दो, मैं तो तुम्हारा मेहमान हूं। जॉन बॉस्को के दांत भिज गए। फिर उसने एक गहरी सांस ली और सुनील के सामने एक खाली गिलास रख दिया। उसने मेज के नीचे से एक बोतल निकाली और उसमें से एक सुनहरे रंग का तरल पदार्थ गिलास में डाला। सुनील ने देखा उस बोतल पर किसी तरह का कोई लेबल नहीं था। स्पेशलिटी ऑफ द हाउस, जॉन बॉस्को बोला। इसे नीट पीने में ही मजा है, लेकिन अगर कहें तो सोडा या पानी पेश करूं? नहीं, रहने दो। सोडा या पानी मिला लेने से मुझे ये पता नहीं लगेगा कि इसमें जहर कितना है। सारा ही जहर है बॉस। अब देखना तो यह है कि इसे पीने का तुम्हारा हौसला होता है या नहीं। सुनील हंसा। उसने गिलास उठाकर होठों से लगाया और एक छोटा सा घूंट पिया। वाह, वो प्रशंसात्मक स्वर में बोला। मजा आ गया। शेष नाग का ताजा निकला जहर मालूम होता है। मैं आपकी पहचान की दाद देता हूं। सुनील फिर हंसा। वास्तव में वो काजू की निहायत उम्दा शराब थी। और सुनाओ, कैसा चल रहा है धंधा? देख ही रहे हो कैसा चल रहा है। जॉन बॉस को एक सरसरे निगाह हॉल में फिराता हुआ बोला। मेरा मतलब है असली धंधा, फेंसिंग का, चोरी का माल खरीदने बेचने का। वो तो कब का बंद हो गया। जॉन बॉस को एक क्षण को ठिठका, फिर विष भरे स्वर में बोला, आपकी मेहरबानी से। मैंने कब कहा था कि तुम अपना असली धंधा बंद कर दो? पुलिस को साथ लाकर मेरी खोपड़ी पर आ सवार हुए और कह रहे हो कि तुमने नहीं कहा कि मैं अपना असली धंधा बंद कर दूं। पुलिस का एक बार यहां फेरा लग जाने के बाद, वो भी इंस्पेक्टर प्रभुदयाल का फेरा लग जाने के बाद, और वो भी एक प्रेस रिपोर्टर के साथ फेरा लग जाने के बाद, मेरी क्या शामत आई थी जो मैं अभी भी अपना दूसरा धंधा चालू रखता। मैंने तो उसे अगले ही रोज बंद कर दिया था। पुलिस तब से यहां आई तो नहीं। धंधा बंद न कर देता तो जरूर आती। पुलिस का क्या भरोसा है। वो एक क्षण ठटका और फिर घूर कर सुनील को देखता हुआ बोला, पुलिस के भेदियों का क्या भरोसा है। मुझे क्यों घूर रहे हो? कहीं पुलिस का भेदिया होने का खिताब तुम मुझे तो नहीं दे रहे हो? जॉन बॉस्को चुप रहा।
अगर ऐसी बात है तो ये संभालो अपनी स्पेशलिटी ऑफ द हाउस। सुनील अपने सामने रखा गिलास उसकी तरफ सरकाता हुआ बोला। मैं किसी टेबल पर जाकर बैठता हूँ और किसी वेटर को ड्रिंक का ऑर्डर देता हूँ। मैं तो इसे एक प्यार मोहब्बत की हरकत समझा था कि तुमने मुझे स्पेशलिटी ऑफ द हाउस पेश की है। सॉरी, बॉस को बोला। उसने गिलास वापस सुनील की ओर सरका दिया। दिल से कह रहे हो? हाँ। तो फिर दोबारा से शुक्रिया। सुनील ने गिलास फिर अपने हाथ में थाम लिया। आज यहां कैसे आना हो गया? जॉन बॉस्को ने बदले स्वर में पूछा। किसी से मिलने आया था, सुनील ने बताया। मालूम हुआ था कि शाम को वो तुम्हारे बार में जरूर पहुंचता था। कौन? एल्बर्ट। तुम जानते हो उसे? जानता हूं, वो यहाँ का पक्का ग्राहक है। बस? सिर्फ इसलिए जानते हो क्योंकि वो यहाँ का पक्का ग्राहक है? और नहीं तो क्या। आज तो वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। सुनील हॉल में निगाह फिराता हुआ बोला। हॉल की पिछली दीवार के साथ वो 6 नंबर केबिन देख रहे हो? हाँ। एल्बर्ट कोने वाले केबिन में बैठा है। ओह, थैंक यू। सुनील स्टूल से उठ खड़ा हुआ। मैं जरा मिल आऊं उससे। जॉन बॉस्को खामोश रहा। सुनील अपना गिलास हाथ में थामे मेजों के बीच में से गुजरता हुआ जॉन बॉस्को के बताए केबिन तक पहुंचा। सुनील ने देखा वो एक छोटा सा केबिन था जिस पर से पर्दा हटा हुआ था। भीतर 4 आदमियों के बैठने योग्य जगह थी, लेकिन उस वक्त वहां केवल एल्बर्ट बैठा था। एल्बर्ट को पहचानने में उसे कोई दिक्कत न हुई। वो एक बुलडॉग जैसे लाल चेहरे वाला एंग्लो इंडियन था। जेल की जिंदगी उसे कोई खास नागवार गुजरी नहीं लगती थी, क्योंकि जैसा सुनील ने उसे 5 साल पहले देखा था, वो उससे ज्यादा तगड़ा और मोटा लग रहा था। उस वक्त उसके हाथ में एक विस्की का गिलास था और उसके सामने मेज पर एक आधी भरी विस्की की बोतल, कुछ सोडे की बोतलें और एक कबाब की प्लेट पड़ी थी। सुनील केबिन में दाखिल हुआ। वो उसके सामने बैठ गया। उसने अपना गिलास मेज पर रख दिया और एल्बर्ट की प्लेट में से कबाब का एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में स्थानांतरित करता हुआ बोला, हेलो एल्बर्ट। एल्बर्ट उलझनपूर्ण भाव से सुनील की तरफ देखता हुआ बोला, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कैसे पहचानोगे? 5 साल जो हो गए हैं मिले हुए। बाहर कब आए? एल्बर्ट के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे उस प्रश्न से उसने स्वयं को बहुत अपमानित हुआ महसूस किया। तुम हो कौन? वो तनिक क्रोधित स्वर में बोला। बंदे को सुनील कहते हैं। सुनील ने कबाब की प्लेट की तरफ फिर हाथ बढ़ाया। मैं किसी सुनील को नहीं जानता। एल्बर्ट उसका प्लेट की तरफ बढ़ता हाथ परे झटकता हुआ बोला। बाहर बहुत मेजें खाली पड़ी हैं, कहीं बाहर जाकर बैठो, यहां से उठो। सुनील ने उसकी बात की परवाह नहीं की। उसने अपनी जेब से अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने पैकेट को झटक कर एक सिगरेट आधा बाहर निकाला और पैकेट एल्बर्ट की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, सिगरेट? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। एल्बर्ट आंखें निकाल कर बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? सरासर सुना, पूरी आंखें खोल कर सुना। तुम सिगरेट नहीं पीते? पहले तो पीते थे। एल्बर्ट उठकर खड़ा हो गया। तुम खुद हिलते हो यहां से? वो कहर भरे स्वर में बोला। या मैं हिलाऊं? वो उठा तो सुनील ने उसे गौर से देखा। एल्बर्ट एक बेहद ही शानदार लाइट वेट सूट पहने था। वो सूट से मैच करती सिल्क की कमीज और कमीज से मैच करती कम से कम 100 रुपए कीमत वाली टाई लगाए था। जाहिर था कि लगभग 5 साल जेल में काट कर आने के बावजूद भी वो मौज मार रहा था। उस वक्त उसके तब से भी ज्यादा ठाट बाट दिखाई दे रहे थे जब वो क्रिस्टल क्लब का संचालक था। सुनील ने बड़े इत्मीनान से सिगरेट सुलगाया और बोला, तुम्हारा नया बॉस तुम्हारा ज्यादा कदरदान दिखाई देता है एल्बर्ट। पहले जब तुम कपिल कुमार का हुक्का भरते थे तब तो तुम्हारे ऐसे ठाट बाट नहीं थे। एल्बर्ट ठिठका। उसने संदिग्ध भाव से सुनील की तरफ देखा और फिर बोला, नया बॉस?
कौन नया बॉस? वही जिसकी सरपरस्ती में तुम अपना पुराना धंधा फिर से शुरू कर रहे हो। क्या बक रहे हो? बैठ जाओ, खड़े खड़े थक जाओगे। तुम किस धंधे की बात कर रहे हो? तुम जानते हो मैं किस धंधे की बात कर रहा हूं बेटा प्यारेलाल। तुम्हारा बॉस बदल गया है, तुम्हारे ट्रिप जॉइंट का नाम बदल गया है, लेकिन तुम्हारा धंधा नहीं बदला। ब्लू रूम की जगह तो मुझे मालूम है रैम्बल और कॉफी शॉप ने ले ली है। कपिल कुमार की जगह किसने ली है? सुनील, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो? ओह, शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। अब तो बखूबी याद आ गया होगा कि मैं कौन सा सुनील हूं। पिछली बार तुम्हारी जान एक गलतफहमी की वजह से बच गई थी, लेकिन इस बार कोई गलतफहमी पैदा नहीं होगी। इसलिए अपनी खैरियत चाहते हो तो यहां से फूट जाओ और दोबारा कभी मेरे पास फटकने की हिम्मत मत करना। सुनील से छुपा न रहा कि एल्बर्ट जरूरत से ज्यादा दिलेरी दिखा रहा था। उसकी वो दिलेरी ही इस बात की पर्याप्त चुगली कर रही थी कि जिन लोगों के लिए वो आजकल काम कर रहा था वो बहुत समर्थ थे। यूं आंखें निकालकर ऐसी भाषा मत बोलो मेरे भाई, सुनील डरने का अभिनय करता हुआ बोला। भय से मेरे तो प्राण निकल गए हैं। वो दांत पीस कर बोला। सुनील, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? जाओ जाकर अपना पर्चा निकालो जो कि तुम्हारा काम है। पर्चे में छापने के लिए मुनासिब खबरें तलाश करना भी तो मेरा काम है। एल्बर्ट ने असहाय भाव से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी निगाह एक बार बाहर हॉल की तरफ उठ गई। बाहर क्या कोई हिमायती मौजूद है? सुनील ने पूछा। एल्बर्ट ने जवाब न दिया। जरूर यही बात है, सुनील बोला। उसने अपना गिलास खाली किया और फिर वो भी उठ खड़ा हुआ। आओ। कौन आए? एल्बर्ट हड़बड़ाकर बोला। तुम? कहाँ? बाहर। यहां से बाहर निकलो। तुम पागल हो गए हो? मेरे साथ चलो प्यारे लाल। तुम्हारे साथ तो मैं एक ही बार चलूंगा। कब? जब तुम्हारे चार भाई तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर शमशान घाट की तरफ ले जा रहे होंगे। उस समारोह में अभी देर है। मेरे साथ चलते हो या मैं मेज पर चढ़ जाऊं और चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना शुरू कर दूं कि तुम सजा याफ्ता मुजरिम हो और डोप पुशर हो। इस बार में शरीफ लोग भी आते हैं। मैंने तुम्हारी ये घोषणा कर दी तो जॉन बॉस्को के धंधे का पुलंदा बन जाएगा, फिर वही तुम्हें बाहर निकाल देगा। तुम कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? बाहर तो चलो, सब मालूम हो जाएगा। तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारा कत्ल करना चाहता हूं। क्या? एलएसडी, marijuana, हेरोइन वगैरह की सूरत में राजनगर के जिन लोगों की बहन बेटियों की नसों में तुम जहर भर रहे हो, उन सब ने मिलकर एक यूनियन बना ली है। उन सब ने एक मत होकर तुम्हारा कत्ल करने के लिए मुझे चुना है, ताकि उनकी बहन बेटियां, यानी कि हमारे देश की युवा पीढ़ी, तुम्हारे जैसे मौत के सौदागरों के चुंगल से निजात पा सकें। एल्बर्ट, हरामजादे, जिन नौजवानों को तुम ऐसे भयानक नशों की लत लगा चुके हो, मरना तो उन्होंने है ही, लेकिन तुम नहीं जानते कि अपनी लाजमी मौत को और करीब खींचने के लिए वे लोग कैसी कैसी भयंकर हरकतें करते हैं। एक फिक्स के लिए बदमाशी वे लोग चोरी बदमाशी तक से नहीं चूकते। जब उनका नशा टूट रहा होता है तो उनकी हालत ऐसे विक्षिप्तों जैसी हो जाती है कि वे अपना पसंदीदा नशा हासिल करने के लिए बड़े से बड़े अपराध करने से नहीं चूकते। युवतियों को तो इससे भी ज्यादा नीचे गिरना पड़ता है। नशे से लाचार एक फिक्स की खातिर वे अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाती हैं। वे लेकिन मेरे बाप, ये सब तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? मेरा इन बातों से अब कोई वास्ता नहीं। कभी था, अब नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। इस धंधे से अब तुम्हारा पहले से ज्यादा वास्ता है। मुझे पक्की टिप मिली है।
किससे? और अगर तुम्हारा इस धंधे से वास्ता नहीं है तो तुमने अभी मुझे ये धमकी क्यों दी कि अगर मैं अपनी जान की खैरियत चाहता हूं तो दोबारा कभी तुम्हारे पास फटकने की हिम्मत ना करूं? एल्बर्ट के मुंह से बोल ना फूटा। उसने बेचैनी से थूक निकली। तुम हिल रहे हो या मैं अपना कार्यक्रम और तुम्हारा कार्यक्रम शुरू करूं? सुनील, वो विनीत भाव से बोला, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने क्रिस्टल क्लब में अपने चमचे दिलावर से मेरी बहुत धुनाई करवाई थी। वो तो बीती बात है, उसकी सजा तो मैं भुगत आया हूं और दिलावर अभी तक भुगत रहा है। अब मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? यहां से हिलो, मालूम हो जाएगा। एल्बर्ट कुछ क्षण बाहर कहीं देखता रहा, फिर बोला, अच्छी बात है, चलो। दोनों बाहर की ओर बढ़े। तभी सुनील ने दो तीन आदमी को एक साथ बार से बाहर निकलते देखा। तुम पछताओगे, एल्बर्ट बोला। प्रत्यक्षता उस दिलेरी की यही वजह थी कि वहां उसका जो हिमायती मौजूद थे उनसे उसे हौसला रखने का कोई इशारा मिल गया था। सुनील सुनील इसलिए उसे वहां से निकालकर समीप स्थित अपने दोस्त फ्रैंक डगलस के कॉफी बार में ले जाना चाहता था ताकि एल्बर्ट को अपने हिमायतियों से अलग किया जा सके। लेकिन कहीं उसके हिमायती वहां से उठकर पहले ही तो बाहर नहीं पहुंच गए थे। उसने हॉल में मौजूद लोगों पर निगाह दौड़ाई। उसे वहां ऐसा कोई आदमी ना दिखाई दिया जो एल्बर्ट में या उसमें कोई विशेष दिलचस्पी ले रहा हो। सुनील तनिक चिंतित सा एल्बर्ट के साथ बार से बाहर आया। बाहर सड़क सुनसान पड़ी थी। किधर चलना है? एल्बर्ट यूं बोला जैसे सुनील का मजाक उड़ा रहा हो। सुनील ने जुबान से उत्तर नहीं दिया। उसने एल्बर्ट की बांह थामी और उसे फ्रैंक डगलस के कॉफी बार की तरफ ले चला। वहां सड़क पर बिजली के हर खंभे पर ट्यूब लगी हुई थी, जिसकी वजह से सड़क पर पर्याप्त रोशनी थी। लेकिन थोड़ी आगे एक अंधेरा टुकड़ा था। वहां दो खंभों पर लगी ट्यूबें नहीं जल रही थी। वे दोनों उस अंधेरे टुकड़े पर पहुंचे तो एकाएक बिजली के खंभे की ओर से दो आदमी बाहर निकले और उनके सामने आ खड़े हुए। सुनील ठिठका। एल्बर्ट भी थमक कर खड़ा हो गया। तभी सुनील को अपने पीछे से भी आहट मिली। उसने घूम कर देखा, एक आदमी भूत की तरह उनके पीछे भी आन खड़ा हुआ था। वहां के अंधेरे में सुनील उन तीनों को केवल आकार ही देख पाया था, सूरतें नहीं। एल्बर्ट, सामने खड़े दो आदमियों में से जो एक बोला वो कद का ठिगना था और उसकी आवाज में अजीब सी घरघराहट थी। अपने दोस्त से हमें नहीं मिलवाओगे? ये मेरा यार वार नहीं है, एल्बर्ट जल्दी से बोला। ये तो खामखा गले पड़ रहा है। और तुम इसे गले पड़ने दे रहे हो? ठिगना अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। ये ये जबरदस्ती कर रहा है। कमाल है, तुम इससे ऐसे कमजोर तो नहीं लगते जो ये तुमसे जबरदस्ती कर सके। एल्बर्ट ने थूक निकली। क्या ये हथियार बंद है? नहीं, मेरा मतलब है मुझे नहीं मालूम। क्या चाहता है ये तुमसे? पता नहीं क्या चाहता है, खामखा के उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा है। लेकिन भिड़े, तुम तो जानते ही हो मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं। मैंने इसे कुछ भी नहीं बताया है। भिड़े? तो ठिगने का नाम भिड़े था, सुनील ने सोचा। अजीब नाम था। हर किसी से भिड़ते रहना रहते हर किसी से भिड़ते रहते मालूम होते उस्ताद, सुनील विनोदपूर्ण स्वर में बोला। शायद इसलिए तुम्हारा नाम भिड़े है। शट, ठिगना कहर भरे स्वर में बोला। सुनील ने लापरवाही से कंधे उचकाए और दांत भींच लिए। है कौन ये? भिड़े फिर एल्बर्ट से संबोधित हुआ। इसका नाम सुनील है, ये अखबार का रिपोर्टर है। कौन से अखबार का? ब्लास्ट का। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है ये? यूं ही, खामखा। तुम इसे जानते तो खूब लगते हो। सिर्फ जानता हूं, खूब नहीं। कई सालों बाद आज सूरत देखी है मैंने इसकी। यह झूठ बोल रहा है, सुनील तीव्र स्वर में बोला। हमारी तो अक्सर मुलाकात होती है। अभी कल ही तो ये तुम लोगों के बारे में मुझे बड़ी दिलचस्प बातें सुना रहा था।
इसकी बातों पर मत जाना, एल्बर्ट आतंकित स्वर में बोला। यह सरासर झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारे बारे में तो क्या, मैंने तो इससे कैसी भी कोई बात नहीं की। यह साला जानबूझकर हम लोगों में फसाद खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। फसादी आदमी है ये, बहुत ज्यादा। शहर के बच्चे बच्चे से पूछ लो। जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास है। भेड़े ने अपनी पतलून की एक जेब में हाथ डाला। तुरंत उसके हाथ में एक रिवॉल्वर चमकने लगी। उसने रिवॉल्वर को सुनील की तरफ तान दिया और अपने दोनों साथियों को पता नहीं क्या इशारा किया कि वह दोनों आगे पीछे से बिजली की तरह सुनील पर टूट पड़े। सुनील अभी तरीके से कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उस पर लात घूंसों की दो तरफा धुआंधार बरसात होने लगी। बस, भिड़े ने आदेश दिया। दोनों ने हाथ रोक दिए। भिड़े के इशारे पर एक ने सुनील का कॉलर पकड़कर उसके दोहरे हुए शरीर को जबरन सीधा किया। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है मिस्टर। भिड़े यूं बोला जैसे कोई स्कूल मास्टर किसी प्राइमरी क्लास के बच्चे को समझा रहा हो। अभी जो कुछ हुआ वो इशारा था। यह देखना बाकी है कि तुम अक्लमंद कितने हो। सुनील हाँफता हुआ खामोश खड़ा रहा। उसकी टांगें दोहरी हुई जा रही थी। अगर एक आदमी उसे पीछे से पकड़े ना होता तो वह निश्चय सड़क पर ढेर हो जाता। अब मैं तुमसे यह उम्मीद करता हूं कि भविष्य में तुम कभी एल्बर्ट के पास नहीं फटकोगे। अगर तुम्हें अकल ना आई तो अगली बार तुम्हारी जो गत बनेगी उसके मुकाबले में आज की धुनाई तुम्हें यूं याद आएगी जैसे तुम्हारी धुनाई नहीं हुई थी। किसी हसीना ने बड़े प्यार से तुम्हारे जिस्म को सहलाया था। वाह, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। क्या धांसू डायलॉग मारा है। क्या फिल्मों में डायलॉग लिखते हो भेड़िया साहब? मेरा मतलब है भिड़े साहब। मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना, भिड़े सरल स्वर में बोला। एक पिटे हुए आदमी को अपनी झेप मिटाने के लिए कुछ भी कहने का मैं समझता हूं पूरा हक होता है। सुनील खामोश रहा। प्रत्यक्षता भिड़े बहुत काइया आदमी था और अपने धंधे के पूरे लटके जानता था। चलो, भिड़े ने एल्बर्ट को आदेश दिया। एल्बर्ट उन तीनों के साथ हो लिया। वो चारों वापस घूमकर बॉस्को के बार की ओर बढ़ चले। सुनील वहीं ठिठका खड़ा उन्हें जाते देखता रहा। जब वे काफी आगे निकल गए तो एकाएक ऊंचे स्वर में सुनील बोला, एल्बर्ट। चारों ठिठके। सबने एक साथ घूमकर वापस देखा। हमारे से आज जो सौदा हुआ है उसे भूल न जाना। अपने वादे पर पक्के रहना, वरना याद है एडवांस वापस करना पड़ेगा। कैसा सौदा? एल्बर्ट आतंकित स्वर में बोला। कैसा वादा, कैसा एडवांस? भिड़े, ये आदमी बकवास कर रहा है। ठहर जा हरामजादे। एल्बर्ट सुनील की तरफ झपटा, लेकिन भिड़े ने उसकी बांह थाम ली और उसे वापस खींच लिया। आज तुम्हें सब माफ है अखबारची, भिड़े बोला, क्योंकि आज की खुराक तुम्हें मिल चुकी है। लेकिन अगली बार जो कहना सोच समझ कर कहना, जो करना सोच समझ कर करना। वो चारों घूमे और आगे बढ़ गए। सुनील पिटा सा मुंह लिए वहां खड़ा रह गया।